हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स की सीरीज। तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा? प्रीवियस वीडियो में हमने पूरा सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में पढ़ा। अब ये जो वीडियो रहेगा ये बेस्ड रहेगा किस पे? पूरा म्यूचुअल इंडक्टेंस पे। हम इसमें क्या करेंगे? म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में देखेंगे कि कैसे हम उसको डिराइव करते हैं। फिर उसके बाद दो कोएक्सियल सोलेनॉइड का म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे निकालते हैं, जैसे हमने सेल्फ इंडक्टेंस में किया है वही चीज हम क्या करेंगे यहाँ पे भी पढ़ेंगे। बस यहाँ पे क्या रहेंगे? दो कॉइल रहेंगे क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद इसके बाद हम म्यूचुअल इंडक्टेंस से क्या करेंगे? न्यूमेरिकल बनाएंगे। और फिर इसके बाद जो अगला पार्ट होगा उसमें हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो क्या है? एसी जनरेटर के बारे में। तो शुरू करते हैं अपना ये वाला लेक्चर। ये वाला कौन सा पार्ट है? हमारा 5th पार्ट है। इसके पहले हमने 4 पार्ट पढ़ लिए हैं इस चैप्टर में, तो जितने भी लोग नहीं देखे हैं वो क्या कर सकते हैं? जाके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। हमने देखा कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? एक कॉइल में यदि करंट वेरी कर रहा है तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या करता है? उस करंट के वेरिएशन को क्या करता है? अपोज करता है। और उसी को अपोज करने के लिए वो क्या करता है? ईएमएफ इंड्यूस करता है। यही क्या होता है? एक प्रकार से सेल्फ इंडक्टेंस का फिनोमिना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक प्रकार से इनर्शिया बोलते हैं। किसकी? इलेक्ट्रिसिटी की। यहां पे हम देखेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में। मतलब यदि दो कॉइल एकदम पास पास है और दोनों कॉइल में यदि करंट चेंज हो रहा है, किसी भी एक कॉइल में करंट चेंज हुआ तो अगले में क्या होगा? अगले का फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि ये जो कॉइल है इसकी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, वो इसके पास भी जाएगी। और यदि इसमें करंट चेंज हुआ तो पहले वाले कॉइल में क्या हो जाएगा? फ्लक्स चेंज हो जाएगा। तो यहां पे क्या होगी? एक ईएमएफ इंड्यूस होगी। ये सब चीजें हमने क्या देखी? ऑलरेडी इस चैप्टर के स्टार्टिंग में देखी, जो हम पढ़ रहे थे। जो फैराडे के एक्सपेरिमेंट थे वो सब ऐसे ही थे। तो यहां पे क्या देखेंगे हम? यदि दोनों में करंट चेंज हो रहा है दोनों कॉइल्स में, तो दोनों कॉइल्स क्या करेंगे? एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे? दोनों कॉइल्स क्या करेंगे? एक दूसरे का फ्लक्स चेंज करेंगे और दोनों कॉइल्स में क्या होगी? एक ईएमएफ इंड्यूस होगी। हम ये चीज के बारे में देखेंगे। प्रीवियसली हमने सेल्फ इंडक्टेंस पे एक ही के बारे में देखा कि उसी में जो करंट फ्लो हो रहा है वही चेंज होगा तो एक ईएमएफ इंड्यूस होगी। यहां पे क्या होगा? बाजू वाले के कारण होगी। बाजू वाले कॉइल में यदि करंट चेंज होता है तो यहां पे एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, क्योंकि इस कॉइल का फ्लक्स चेंज हो जाएगा। मतलब जितनी फील्ड लाइन इससे पास हो रही है वो चेंज हो जाएगी। यहां पे हम देखेंगे। तो सेल्फ इंडक्टेंस समझना थोड़ा सा अलग लगता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस समझना एकदम इजी है, क्योंकि ऑलरेडी इसके बारे में तो हम इसी चैप्टर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में वही चीज हम पढ़ रहे हैं ओरिजिनली। ठीक है, शुरू करते हैं अपना लेक्चर। फर्स्ट हम देखते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में कि क्या होता है। तो द फिनोमिना अकॉर्डिंग टू विच एन ऑपोजिंग ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल सेकेंडरी कॉइल, एक ऐसा फिनोमिना जिसके कारण क्या होगी? एक ऑपोजिंग ईएमएफ जनरेट हो जाएगी। किसमें? ये जो एस दिख रहा है सेकेंडरी कॉइल, इसमें। क्यों? सेकेंडरी कॉइल एज द रिजल्ट ऑफ चेंज इन करंट और मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द नेबरिंग कॉइल, या हम बोल सकते हैं प्राइमरी कॉइल। ये एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें जो बाजू वाला कॉइल है इसमें क्या हो जाती है? एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। क्यों होती है ईएमएफ इंड्यूस? यदि जो प्राइमरी कॉइल है इसमें क्या होगा? करंट चेंज होगा, या इसके कारण क्या होगा? फ्लक्स चेंज होगा। ऑब्वियसली बात है, मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज होगा? जब इस कॉइल का करंट चेंज होगा। मतलब जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इससे पास हो रही है, यदि वो चेंज हो गई, बढ़ गई, कम हो गई, चेंज हो गई, तो इस कॉइल में क्या हो जाएगी? ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। यही क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमिना होता है। मतलब दोनों कॉइल में, अभी तो यहां पे सिर्फ प्राइमरी कॉइल में करंट जा रहा है, यदि प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज होता है तो क्या होगा? सेकेंडरी कॉइल में क्या हो जाएगा? ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। और हम जानते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से कि इस कॉइल में जब करंट जाते रहेगा तो यहां पे फील्ड लाइंस पास होते रहेगी, और यहां पे तो बीच में कोर और भी रहती है। ये कोर क्या करेगी? फील्ड स्ट्रेंथ को और इंक्रीज करती है। तो यहां पे क्या होती जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होते रहेगी। यदि पहले वाले कॉइल में करंट चेंज होता है तो यहां पे जितना फ्लक्स इस कॉइल से पास हो रहा था वो चेंज हो जाएगा, और ये कॉइल क्या करेगा? अपोज करेगा अपने अंदर फ्लक्स चेंज का। जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है उसको वो अपोज करेगा। उसी को अपोज करने के लिए सेकेंडरी कॉइल क्या कर लेगा? ईएमएफ जनरेट कर लेगा, जिसको हम गैल्वेनोमीटर से क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं। तो यही क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमिना। एक कॉइल में यदि करंट चेंज हुआ या दोनों में करंट चेंज हुआ, तो यदि दोनों में अपना अपना करंट चल रहा है बाई चांस और दोनों का करंट चेंज हो गया, तो दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे में ईएमएफ इंड्यूस करवा देंगे, क्योंकि दोनों का वो फ्लक्स चेंज कर देंगे। आगे देखते हैं। व्हेन टू कॉइल्स, अब यदि दोनों कॉइल्स के बारे में बात करें, कैरिंग ए टाइम वेरिंग करंट, यदि दो कॉइल्स कोई भी हम एज्यूम कर लें और दोनों क्या कैरी करे हुए हैं? टाइम वेरिंग करंट कैरी किए हुए हैं। टाइम वेरिंग करंट का मतलब समय के साथ उनके करंट की वैल्यू क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। अभी 1 एम्पियर है, फिर 10 एम्पियर हो जाएगा, 20 एम्पियर हो जाएगा, कम हो जाएगा, ऐसा उन करंट की वैल्यू क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। आर क्लोज टू वन अनदर, और दोनों क्या है? एक दूसरे के पास है, एकदम ज्यादा दूर भी नहीं है, थोड़े से क्लोज है। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ईच सर्किट वेरीज बिकॉज ऑफ द चेंजिंग करंट आई। और तो क्या होगा? दोनों सर्किट का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या होगा? चेंज होगा, क्योंकि दोनों सर्किट के क्या हो रहे हैं? करंट चेंज हो रहे हैं, एक के कारण दूसरे का होगा।
I in the other circuit. Consequently, an EMF is induced in each circuit by changing current in the other. तो क्या होगी, किसी भी सर्किट में ईएमएफ जनरेट हो जाएगी, उसका कारण क्या होगा, उसके बाजू वाले सर्किट में करंट चेंज हो रहा है इसलिए, क्योंकि उसी करंट के कारण इसमें फ्लक्स जा रहा है, ये करंट चेंज हुआ तो उसमें फ्लक्स जाना चेंज हो जाएगा, फ्लक्स जाना चेंज हो गया तो कॉइल क्या बोलेगा कि मैं अपने अंदर के फ्लक्स के चेंज को अपोज करूंगा, तो वो ईएमएफ इंड्यूस कर लेगा अपने में। कि ईएमएफ को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअली इंड्यूस ईएमएफ, एंड इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, एम से डिनोट करेंगे। इसके पहले हमने सेल्फ इंडक्टेंस को किससे डिनोट किया था, एल से डिनोट किया था, यहां पे हम एम से डिनोट करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या करते हैं, डिराइव करते हैं यहां पे म्यूचुअल इंडक्टेंस को, कि कैसे हम डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं लेट, और मेन चीज हम क्या निकाल रहे हैं अपना, जैसे हमने वहां पे देखा था कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन हमने वहां पे पढ़ा था, या इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। सेम यहां पे भी वही नाम होगा, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस, दोनों का मीनिंग क्या होगा, सेम होगा। तो हम निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन बोले, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस बोले, दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, सबसे पहले एज्यूम करते हैं लेट एक I1 जो करंट है, और डायग्राम कौन सा दिमाग में रखेंगे, जो डायग्राम अभी हमने यहां पे लिया, जो डायग्राम हमने स्टार्टिंग में यूज किया, ये वाला डायग्राम, इसी को दिमाग में रखते हैं कि ये एक प्राइमरी कॉइल है और एक सेकेंडरी कॉइल है। बोलेंगे हम करंट प्राइमरी में चेंज हो रहा है तो उसका मतलब ये वाले कॉइल में चेंज हो रहा है, फ्लक्स सेकेंडरी में जनरेट हो रहा है तो यहां पे हो रहा है। तो इस डायग्राम को हम दिमाग में रखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। लेट हम मानते हैं I1 क्या है, जो करंट है, करंट फ्लोइंग, ये क्या है, I1 वैल्यू करंट फ्लो कर रहा है इन किसमें, प्राइमरी कॉइल में, प्राइमरी कॉइल, I1 वैल्यू करंट फ्लो कर रहा है प्राइमरी कॉइल में, और इसको हम क्या करेंगे, आगे जाके P से डिनोट कर लेंगे। ठीक है, अब यदि I1 करंट फ्लो होगा किसमें, प्राइमरी कॉइल में, तो इस करंट के कारण क्या होगा, इस करंट की फीड लाइन सेकेंडरी कॉइल में जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं, ड्यू टू दिस करंट, इस करंट के कारण क्या होगा, ड्यू टू दिस करंट मैग्नेटिक फ्लक्स linked with मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच टर्न, एक टर्न के बारे में हम पहले बात करेंगे, ईच टर्न ऑफ सेकेंडरी कॉइल, ईच टर्न ऑफ सेकेंडरी कॉइल, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, सेकेंडरी कॉइल को एस से, चेंज इन, इसी के, ये जो करंट फ्लो कर रहा है प्राइमरी कॉइल में, ये प्राइमरी कॉइल में जो करंट फ्लो कर रहा है, इसके कारण क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएगी, उसी फील्ड लाइंस को हम क्या बोल देंगे, सेकेंडरी कॉइल का क्या बोल देंगे, फ्लक्स लिंकेज बोल देंगे। अभी हम एक कॉइल, एक ही टर्न के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, उस कॉइल का जो होगा उसको हम किससे डिनोट कर देते हैं, बाई φ2 से। ये φ2 क्या है, एक टर्न का फ्लक्स है, मतलब एक जो टर्न है उसका फ्लक्स है सेकेंडरी कॉइल में, और वो किसके कारण डेवलप हो रहा है, ये जो फ्लक्स है वो आ किसके कारण रहा है, जो प्राइमरी कॉइल में I1 करंट जा रहा है उसकी फील्ड लाइंस उसी के पास है, वो उसकी फील्ड लाइंस उसके पास तक जा रही होगी, तो वो उसके एक टर्न का फ्लक्स है जो पहले वाले के कारण आ रहा है। अब n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकेंडरी कॉइल में जितने टर्म है उसका क्या आ जाएगा, वो फ्लक्स लिंकेज आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, तो हम यहां पे नोटेशन मेन देखना जरूरी है कि करंट जा रहा है I1 प्राइमरी कॉइल में, और जो सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स है उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, 2 से डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि वो सेकेंडरी कॉइल का है φ2। मगर ये जो φ2 आ रहा है वो आ किसके कारण रहा है, प्राइमरी कॉइल के करंट के कारण आ रहा है, क्योंकि इसकी फील्ड क्या हो रही है, प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल में जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म हम देखते हैं N2। N2 हमारी टर्म क्या डिनोट करेगी, नंबर, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी
कॉइल। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या रहता है, समझना इजी रहता है, बस इसमें टर्म इतनी ज्यादा होती है कि 1 2 के कारण बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, अच्छे से लिख के इसको देखते हैं। ठीक है, तो N2 क्या है, अब यहां पे हम N2 मान रहे हैं 2 सेकेंडरी कॉइल के लिए, तो N2 क्या है, उसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स है ये बता रहा है हमारा N। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम नंबर, ऐसी हमने देखा है सेल्फ इंडक्टेंस में नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज बोलते हैं हम, मतलब टोटल फ्लक्स उससे कितना पास हो रहा है पूरे कॉइल से, तो नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज, नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज इन सेकेंडरी कॉइल विल बी, नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज का मतलब क्या होता है कि उसके पूरे कॉइल में कितना फ्लक्स जा रहा है I1 करंट प्राइमरी कॉइल के कारण। पूरे कॉइल्स पर अलग, एक कॉइल में तो फ्लक्स ∅2 है जो किसके कारण हो रहा है, प्राइमरी कॉइल के I1 करंट के कारण हो रहा है। अब पूरे कॉइल में हम देखें तो पूरे कॉइल में कितना फ्लक्स जा रहा होगा प्राइमरी कॉइल के I1 करंट के कारण, उसको हम क्या बोल देंगे, नंबर ऑफ टर्न से फ्लक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो N2 ∅2। ये क्या होगा, पूरा फ्लक्स लिंकेज होगा, मतलब इतना फ्लक्स लिंक हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक हो रहा है, मतलब इतना फ्लक्स पूरे सेकेंडरी कॉइल में जा रहा है, वो किसके कारण जा रहा है, प्राइमरी कॉइल में I1 करंट फ्लो कर रहा है, इसके कारण सेकेंडरी कॉइल में ये जा रहा है। ठीक है, अब ये फ्लक्स चेंज होगा तभी तो वहां EMF इंड्यूस, मतलब ये करंट चेंज हुआ, मतलब ये फ्लक्स चेंज हुआ तभी तो सेकेंडरी कॉइल में क्या हो जाएगी, EMF इंड्यूस हो जाएगी। ओके, अब देखते हैं ये वाली टर्म आ गई। ठीक है, इतना क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब यदि हम देखें नेक्स्ट लाइन, हम देखें दिस नंबर ऑफ फ्लक्स, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं NO, नंबर ऑफ फ्लक्स, दिस नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज इज प्रोपोर्शनल टू, this number of flux linkage is proportional to current I1। बिल्कुल हो गई, ये जो फ्लक्स लिंकेज है ये क्या होगा, प्रोपोर्शनल तो हो गई करंट I1 के। क्यों प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ये जो फ्लक्स है वो किसके कारण जा रहा है, प्राइमरी कॉइल के करंट के कारण ही तो मैग्नेटिक फील्ड उसमें जा रही है, तो जो भी फ्लक्स लिंकेज हो रहा है सेकेंडरी कॉइल के सारे कॉइल के साथ वो तो I1 के प्रोपोर्शनल हो गई, क्योंकि उस I1 करंट के कारण ही वहां पे जा रहा है। I1 flowing in प्राइमरी कॉइल, दिमाग में वो वाला डायग्राम रखना ही है जो अभी हमने पहले वाला डायग्राम देखा है, तो बिल्कुल प्रोपोर्शनल तो हो गई। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, जो N2 है नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल, ∅2 फ्लक्स लिंकेज एक कॉइल का, N2 से मल्टीप्लाई कर दी सेकेंडरी कॉइल का पूरा फ्लक्स लिंकेज, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, I1 के होगा। ऑब्वियस ही बात है ये जो पूरा फ्लक्स है ये प्राइमरी कॉइल के I1 करंट के कारण ही तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसमें जा रही है, तभी तो हम इसको N2 ∅2 बोल सकते हैं, बस वो उसका है इसलिए हम इसको डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ गया, मतलब क्या हो गया, जो सेकेंडरी कॉइल में जो पूरा फ्लक्स जा रहा है वो प्राइमरी कॉइल के करंट के कारण है। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट यूज करेंगे, इक्वल टू M I1, और यही जो कांस्टेंट है, यही कांस्टेंट क्या बता देगा हमें, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस। यही कोफिशिएंट हमें क्या बताएगा, ME क्या बताएगा हमें, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, यही M म्यूचुअल इंडक्शन होगा, या इसका दूसरा नाम देखें तो इसको हम बोल सकते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस, मगर इसको हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ बोथ कॉइल। ये क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस तो होगा मगर किसका होगा, दोनों कॉइल का होगा, मतलब दोनों कॉइल में क्या होगा, जो ये कांस्टेंट है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि दोनों कॉइल का क्या होगा, एक प्रकार से ज्योमेट्री हल्का लगभग सेम ही रहेगा, क्योंकि वो एक ही कोर में बाउंड रहते हैं। तो इसको म्यूचुअल इंडक्टेंस सिर्फ ऐसा नहीं बोलेंगे प्राइमरी कॉइल में करंट जा रहा है तो सेकेंडरी में जो फ्लक्स आया उसके कारण म्यूचुअल इंडक्टेंस आ रहा है, ये दोनों कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस है। आगे जाके हम दो कोएक्सियल सोलेनोइड डिफाइन करेंगे तो देखेंगे कि दोनों की सेम ही वैल्यू आती है, मतलब उस तरफ से निकाले या इस तरफ से निकाले, दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये आया हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, अब यदि हम यहां से म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, N2 ∅2 by I1 हो जाएगा, बिल्कुल।
अब देखते हैं हम यहां से, यदि म्यूचुअल इंडक्टेंस की हम वैल्यू निकालें तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 phi2 बाई I1। बिल्कुल। अब क्या देखते हैं, कंडीशन देखते हैं। मान लेते हैं इफ जो करंट है जो प्राइमरी कॉइल में फ्लो कर रहा है I1, उसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 एम्पियर हो गई। जो प्राइमरी कॉइल में जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 एम्पियर हो गई। देन तो हम क्या बोल सकते हैं, जो हमारा M है वो क्या हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम बराबर हो जाएगी किसके, N2 phi2 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि जो प्राइमरी कॉइल में करंट जा रहा है वो कितना, 1 एम्पियर का जा रहा है। यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, यहां पे हम क्या बोलेंगे, M मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल वो किसके बराबर होगा, इक्वल टू नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज इन वन कॉइल, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज इन वन कॉइल। वन कॉइल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पे सिर्फ N2 phi2 है। ऐसा कब होगा, मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों कॉइल का कब बराबर हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज एक कॉइल के, जब करंट उसमें 1 एम्पियर फ्लो होगा। तो हम बोल सकते हैं व्हेन यूनिट करंट फ्लोज इन इट, व्हेन यूनिट करंट, और ये यूनिट करंट फ्लो कहां हो रहा है, ये यूनिट करंट फ्लो हो रहा है प्राइमरी कॉइल में। तो व्हेन यूनिट करंट फ्लोज इन अदर मतलब यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी कॉइल में फ्लो कर रहा है। ऑब्वियसली बात है, हम स्टार्टिंग से कंडीशन देखें तो हम बोल सकते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों कॉइल का किसके बराबर हो जाएगा, जो भी फ्लक्स लिंकेज है, टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज सेकेंडरी कॉइल का, जब प्राइमरी कॉइल में 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। तो ऐसे भी हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब तो हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में समझ में आ गया। अब हम आगे देखेंगे कि अब यदि करंट चेंज होने लग गया प्राइमरी कॉइल में, मतलब प्राइमरी कॉइल में टाइम वेरिंग करंट आ गया, मतलब प्राइमरी कॉइल में जो करंट की वैल्यू है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है। अभी तक हम करंट चेंज की वैल्यू नहीं बात किया, अब हम बात करेंगे 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, यदि करंट चेंज होने लग गया तो सेकेंडरी कॉइल में कैसे ईएमएफ जनरेट होगी, उस चीज के बारे में देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आएगा हमारा ऑन चेंजिंग करंट। अब क्या करेंगे, करंट की वैल्यू चेंज करेंगे, और क्या थी हमारी करंट की वैल्यू, I1 ही थी। ऑन चेंजिंग करंट I1, ऑन चेंजिंग करंट I1 इन प्राइमरी कॉइल, क्योंकि ये तो उसी में फ्लो कर रहा है। अब यदि हम करंट की वैल्यू चेंज करते हैं प्राइमरी कॉइल में, द EMF induced in the secondary coil is, अब उसको डिनोट कैसे करेंगे हम, E2 से, क्योंकि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है सेकेंडरी कॉइल में उसको हम E2 से डिनोट करते हैं। ये ईएमएफ इंड्यूस क्यों हो रही है, क्योंकि प्राइमरी कॉइल में I1 करंट हमारा चेंज हो रहा है। और ये चीज हम कैसे बता सकते हैं, फैराडे लॉ से बता सकते हैं। E2 तो फुल स्टॉप, अकॉर्डिंग, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे ACC, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। क्या बोलती है फैराडेज लॉ, E इज इक्वल टू जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगी, और यहां पे कौन सी ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, हमारी सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे E2 इक्वल टू माइनस नंबर ऑफ टर्न्स, तो नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल का लेंगे N2, क्योंकि उसमें ईएमएफ जनरेट हो रही है। माइनस तो आएगा क्योंकि जो भी इंड्यूस ईएमएफ रहती है वो ऑपोजिट अपने फ्लक्स के चेंज को अपोज करती है, इसलिए माइनस साइन आएगा N2। और क्या आएगी, यहां पे हमारी टर्म आ जाएगी, क्या हो रहा है, वहां का जो फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो फ्लक्स कौन सा है उसका, d phi2 बाई dt, यही टर्म आएगा। बिल्कुल,
यही है हमारी फैराडे लॉ, बहुत बार देखा है हमने, कई बार लिखा है इसको। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहां से ये n को अंदर ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस डी फाई टू n, या n पहले लिख लेते हैं, डी n फाई टू, n को हमने अंदर ले लिया, बाई dt। ओके, ये आ गई हमारे E2 की वैल्यू। ठीक है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि n फाई टू की हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं। n फाई टू की वैल्यू क्या है, m इंटू आई है, ये वाली जो वैल्यू आई है n फाई टू की mi1, यही वैल्यू को अब हम क्या करेंगे, यहां पे पुट कर देंगे। ठीक है, और यदि हम देखें तो ये वाली टर्म हमें क्या बताती है, ये जो पूरी टर्म है हमारी n डी फाई डी एन फाई टू बाई डी टी, ये पूरी टर्म हमें बताती है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज इन सेकेंडरी कॉइल। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल, एक प्रकार से देख के भी हमें समझ में आ रहा है कि वो क्या बताती है। ठीक है, अब ये n फाई टू की हम क्या करेंगे, यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या आएगा हमारा एक्सप्रेशन, E2 इक्वल टू, जो सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, E2 इक्वल टू माइनस डी एम I1 म्यूचुअल इंडक्टेंस और करंट बाई dt। कैसे पुट किया हमें पता है, क्योंकि फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन में हमने देखा है दोनों क्या हो रहा है, बराबर है। ठीक है, अब m को इधर ले लेते हैं, तो E2 की इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस m और डी आई बाई dt, यही आ जाएगा एक्सप्रेशन, ब्रैकेट में रखें। ठीक, सही। तो अब देख सकते हैं ये एक्सप्रेशन आया, इसका मतलब जो हमने डेफिनेशन देखा है वो चीज हमारी क्या हो गई, प्रूफ हो गई। क्या हमने डेफिनेशन देखा है कि, और सॉरी डी आई वन है, ओके बिल्कुल। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि जो हम डिफाइन कर रहे थे म्यूचुअल इंडक्टेंस को, वो चीज सही हो गई। क्या, यदि d बाई डी टी, मतलब यदि I1 चेंज होगा टाइम के साथ, ये I1 किसका करंट था, प्राइमरी कॉइल का करंट था। प्राइमरी कॉइल का करंट यदि टाइम के साथ चेंज होता है तो वो क्या करेगा, वो चेंज एक ईएमएफ इंड्यूस करेगा, E2 सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस करेगा, और वो जो ईएमएफ इंड्यूस कर रहा है उसकी वैल्यू कितनी बढ़ेगी, जितना बड़ा म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा उतनी उस ईएमएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हमने जो पहले डिफाइन किया था, यदि प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज होता है या करंट टाइम के साथ वेरी करता है, तो वो क्या करेगा, सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस कर देगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो प्राइमरी कॉइल के करंट का जो फ्लक्स जा रहा है सेकेंडरी कॉइल में, वो चेंज हो जाएगा, और सेकेंडरी कॉइल अपने फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा, तो फैराडे लॉ के कारण वो क्या कर लेगा, एक ईएमएफ इंड्यूस कर लेगा, E2, जो कि जिसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस m डी आई बाई डी टी। और हम ये चीज जानते हैं कि डी आई बाई डी टी क्या होता है, हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, और यहां पे हम ऐसा लिखते हैं कि वो कौन से कॉइल में हो रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल, ठीक है। और जो ईएमएफ हमारी इंड्यूस हो रही है वो क्या हो रही है, याद रखना, ये जो ईएमएफ हमारी इंड्यूस हो रही है वो किसमें हो रही है, सेकेंडरी कॉइल में हो रही है, SC शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। पहले कॉइल में करंट चेंज हुआ तो सेकेंडरी कॉइल में हमारी ईएमएफ इंड्यूस हो जा रही। और यहां पे हम एक और चीज क्या देखते हैं, ये माइनस साइन का भी देखते हैं। जो माइनस साइन है ये क्या बताता है, वही फैराडे लॉ में ही जो वो बता रहा है वही चीज यहां पे भी वो बता रहा है कि जो भी सेकेंडरी कॉइल होगा वो अपने अंदर का फ्लक्स चेंज को अपोज करेगा, इसलिए वो एक अपोजिट ईएमएफ इंड्यूस करेगा। तो नेगेटिव साइन क्या बताएगा, नेगेटिव साइन डायरेक्शन, नेगेटिव साइन डायरेक्शन ऑफ E2 मतलब इंड्यूस ईएमएफ का इन SC मतलब सेकेंडरी कॉइल में इज ऑलवेज सच दैट it oppose the change in current in PC प्राइमरी कॉइल। तो नेगेटिव साइन का मतलब हम यहां से क्या बोल सकते हैं, एक तो ये बोल सकते हैं कि सेकेंडरी कॉइल अपने अंदर का फ्लक्स चेंज को अपोज कर रहा है, या हम सही तरीके से ये बोल सकते हैं कि ये क्या अपोज कर रहा है, प्राइमरी कॉइल के करंट चेंज को अपोज कर रहा है, क्योंकि उसी करंट के कारण यहां फ्लक्स आ रहा है, ये फ्लक्स चेंज को अपोज कर रहा है। इसका मतलब हम रिलेटेड बोल सकते हैं कि वो प्राइमरी कॉइल के करंट चेंज को क्या कर रहा है, वो अपोज कर रहा है। तो ये नेगेटिव साइन का वही मतलब है जो अभी तक हम क्या पढ़ते आए, ठीक है। अब यहां से यदि m की वैल्यू दे तो ये क्या हो जाएगा, डी आई बाई डी टी E2 के पूरा नीचे आ जाएगा।
तो यहां से अब यदि हम म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू निकालें तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, m इक्वल टू माइनस E2, ये क्या हो रहा है सेकेंडरी कॉइल में हम देख रहे हैं इसलिए, और di1 बाई dt, ये आ जाएगी हमारी वैल्यू di1 बाई dt। ये क्या हो गई हमारे म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू आ गई यदि हमें क्वेश्चंस में कैलकुलेट करना रहेगा। और जो चीज हम डेफिनेशन देख रहे हैं वो भी चीज क्या हो गई, पूरी प्रूफ हो गई। ठीक है, अब यहां से फिर एक बार एक और कंडीशन देखते हैं वैल्यू पुट करके। यदि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 हो गया, मतलब करंट टाइम के साथ 1-1 एम्पियर चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो डायरेक्टली इंड्यूस ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। देखते हैं स्टेटमेंट में। ठीक है, अब देखते हैं जो फॉर्मूला अभी हमने देखा, इस एक्सप्रेशन को दिमाग में रखिए, m इज इक्वल टू E2 बाई di/dt। अब इस एक्सप्रेशन को देख के देखते हैं, यदि इफ di1 बाई dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की वैल्यू 1 हो गई, तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो दोनों कॉइल का वो किसके बराबर हो जाएगा, जो E2 है उसके बराबर हो जाएगा। मतलब जो सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ जनरेट हो रही है, और एक प्रकार से न्यूमेरिकली हम बोले, हेंस द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स इज इक्वल टू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। ऑब्वियस सी बात है, दिख रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस इन वन कॉइल व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन अदर इज यूनिटी। किसके कॉइल का, एक कॉइल का, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट मतलब प्राइमरी कॉइल में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है वो क्या हो जाएगा, यूनिटी हो जाएगा। ठीक है, ऐसा यूनिट की बात करें, ऐसा यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज हेनरी। सेम जो सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट होती है वही यहां पे इसकी भी यूनिट होगी, हेनरी। Thus, mutual inductance of two coil is 1 Henry। दो कॉइल के म्यूचुअल इंडक्टेंस कब 1 हेनरी होगा, कब, when an induced EMF of 1 volt is set up in one of them due to a current changing at a rate of 1 ampere per second in the other। दो कॉइल्स का म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 हेनरी कब होगा, जब, यदि यहां पे हम अपने प्राइमरी सेकेंडरी के हिसाब से बात करें, जैसा हमने डायग्राम देखा है, तो उन दोनों के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस कब होगा, 1, जब जो मेन वाला कॉइल है, प्राइमरी कॉइल है, उसमें क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या होगा, 1 यूनिटी होगा। मतलब ये दोनों कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस हम क्या बोल सकते हैं, कब होगा, 1 हेनरी कब होगा, जब जो प्राइमरी कॉइल है इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, यूनिटी। और जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें क्या होगा, हमारा 1 वोल्ट का क्या होगा, ईएमएफ, बैक ईएमएफ, या हम बोले इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। तो यही चीज हमें क्या बोल रही है, डेफिनेशन बोल रही है। और सेम इसको हम देख भी सकते हैं, 1 हेनरी कब होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस, जब 1 वोल्ट का इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा, और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या होगा, 1 एम्पियर पर सेकंड होगा। तो यूनिट देखें तो 1 हेनरी क्या हो जाएगा हमारा, वोल्ट पर सेकंड, क्योंकि ये एम्पियर, सेकंड एम्पियर के भी नीचे है तो सेकंड ऊपर चले जाएगा, तो वोल्ट सेकंड बाई एम्पियर, और इसी को हम क्या बोलते हैं, वेबर पर एम्पियर भी बोलते हैं। तो 1 हेनरी किसके बराबर होता है, 1 वोल्ट सेकंड पर एम्पियर या 1 वेबर पर एम्पियर के। तो ये हो गया हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में पूरा चीज। अब यहां पे देखें, डिपेंडेंसी देखें, तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है, ऑफ टू कॉइल्स डिपेंड ऑन, देखते हैं किस पे डिपेंड करता है, फर्स्ट ज्योमेट्री ऑफ द टू कॉइल्स, कि दोनों कॉइल्स की ज्योमेट्री कैसी है, साइज ऑफ द कॉइल, देयर शेप, नंबर ऑफ टर्न्स, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑन विच टू कॉइल्स आर बाउंड, उनके शेप पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स, और जो कोर है, जिस कोर में उनको बाउंड कर रहे हैं उस पर भी वो डिपेंड करेगा। ठीक है, सेकेंड चीज किस पे डिपेंड करता है, वो डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल्स, दोनों कॉइल्स के बीच का क्या है, डिस्टेंस कितना है, और थर्ड रिलेटिव प्लेसमेंट ऑफ द टू कॉइल्स, आई ओरिएंटेशन ऑफ द टू कॉइल्स। रिलेटिव प्लेसमेंट मतलब दोनों का ओरिएंटेशन कैसा है, इस पे भी क्या करता है, वो डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजों पे क्या होता है, हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करता है। ओके, अब क्वेश्चन बनाने से पहले नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा सोलेनॉइड के बारे में, कि हम दो कोएक्सियल सोलेनॉइड का म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम अपना देखते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम दो सोलेनॉइड का म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो टॉपिक का नाम होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड क्यों कंसीडर करते हैं हम, कि ताकि एक तो उसका लेंथ उसके रेडियस से बहुत ज्यादा बड़ा हो, और दूसरा अंदर की जो फील्ड रहती है वो यूनिफॉर्म हो जाती है, इसका मतलब एक प्रकार से कांस्टेंट हो जाती है वो। टू लॉन्ग कोएक्सियल
टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड्स। अब हम म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालेंगे दो कोएक्सियल सोलेनॉइड का। ठीक है, अब यहां पे क्या करते हैं, दो ठोक सोलेनॉइड कंसीडर करते हैं। एक क्या होगा, एक रहेगा सोलेनॉइड और उसके अंदर एक और सोलेनॉइड रहेगा। कोएक्सियल का मतलब दोनों का एक्सिस सेम रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला हम पहले एज्यूम करते हैं, एक ठोक अंदर वाला। ये क्या हो गया हमारा, अंदर वाला एक सोलेनॉइड। ठीक है, और क्या होगा, इसके बाहर क्या है, एक और सोलेनॉइड है। ये अंदर वाला हुआ और ये बाहर वाला सोलेनॉइड। यदि हम साइड से देखेंगे तो ऐसी दिखेगा। पहले हम ऐसा डायग्राम देखते हैं और यहां से इमेजिन करते भी बन रहा है कि अंदर वाला पूरा टर्न इसमें वाउंड है अंदर की तरफ और ये बाहर वाला है। यदि हम कंडीशन डायग्राम देखें तो कैसा होगा, अंदर वाला सोलेनॉइड हमारा व्हाइट रंग का है, तो ये क्या है, एक ऐसा सोलेनॉइड है ये, जिसमें कॉइल क्या है, ऐसे बाउंड रहते हैं। ठीक है, और जो बाहर वाला सोलेनॉइड है वो क्या है, बड़ा है। तो इसको हम कैसे बना सकते हैं, ये बाहर वाला सोलेनॉइड, इसके अंदर क्या है, व्हाइट वाला है और बाहर वाला क्या है, येलो वाला है। बस हमने कलर अलग अलग दे दिया। तो यहां से दिख रहा है कि एक सोलेनॉइड के अंदर क्या है, अगला व्हाइट वाला सोलेनॉइड है। ओके, अब कंडीशन मानते हैं। फर्स्ट वाला जो अंदर वाला सोलेनॉइड है उसका रेडियस क्या है, हमारा स्मॉल r1। ये क्या है, स्मॉल r1 अंदर वाले सोलेनॉइड का रेडियस। ओके, और अच्छे से लिख देते हैं, R1। ठीक है, जो ये येलो वाला सोलेनॉइड है मतलब बाहर वाला सोलेनॉइड है, उसका रेडियस क्या हो गया हमारा, R2। R2 क्या है, इसका रेडियस है। ठीक है, अब यहां पे पूरी हमें कंडीशन देखनी पड़ेगी कि कैसा किसमें करंट जाएगा। अंदर वाला व्हाइट वाला सोलेनॉइड क्या हो जाएगा हमारा S1, और जो बाहर वाला सोलेनॉइड है येलो वाला वो क्या हो जाएगा, S2। येलो मतलब हम कलर अलग अलग ले रहे हैं ताकि क्या होगी, समझ में आए, दोनों सोलेनॉइड क्या है, लगभग सेम। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो अंदर वाला सोलेनॉइड है उसमें हम क्या करते हैं, करंट फ्लो कराते हैं I1। ये अंदर वाले में क्या होगा, एक करंट फ्लो होगा। ठीक है, और दूसरे कलर से ले लेते ताकि और अच्छे से समझ में आए। करंट फ्लो हो रहा है इसमें I1, डायरेक्शन कुछ भी हो अभी कोई टेंशन नहीं डायरेक्शन का, ये I1। अंदर वाले सोलेनॉइड में क्या हो रहा है, एक करंट फ्लो हो रहा है I1। और कौन सी कंडीशन है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स देखते हैं। तो अंदर वाला जो सोलेनॉइड है उसके नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा हमारा N1, और बाहर वाला सोलेनॉइड का नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N2। N1 और N2 से हम क्या कर रहे हैं, दोनों के नंबर ऑफ टर्न्स को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा साइड से देखने में क्या है कि हमें डायग्राम अच्छे से समझ में आएगा। और ये सोलेनॉइड क्या है, कोएक्सियल है, मतलब इनका एक्सिस सेम है। तो ये ऐसे क्या होगा, ऐसे थोड़ा बाहर तक एक्सटेंड होगा। हम क्या देख रहे हैं, उसको साइड से देख रहे हैं। तो ये कैसे होंगे, एक दूसरे के अंदर होंगे, जैसे आप बाजू वाले डायग्राम में देख रहे हैं। तो ये क्या है, दोनों एक दूसरे के अंदर है। ठीक है, दोनों क्या है, एक दूसरे के अंदर है सोलेनॉइड। ओके, अब हम अपनी कंडीशन एज्यूम करते हैं, सारी चीज लिख दिए। और हाँ, इन लोग दोनों की लेंथ कितनी है, L, मतलब दोनों का जो ये डायमेंशन है वो क्या है, L लेंथ है दोनों की। दोनों की लेंथ भी सेम है, वो क्या है, L। और अच्छे से लिख सकते हैं, L। दोनों की लेंथ भी क्या है, सेम है। ठीक है, अब फर्स्ट चीज एज्यूम करते हैं हमारा, लेट I1 क्या होगा हमारा, अंदर वाले सोलेनॉइड का करंट। I1 बी द करंट, I1 be the current pass through, ये I1 करंट कहां पास हो रहा है, थ्रू S1। कौन से सोलेनॉइड में पास हो रहा है, वो अंदर वाले S1 में, पास थ्रू S1। ठीक है, ये हो गया हमारा करंट। ओके, फर्स्ट हमने एज्यूम किया कि जो I1 करंट है, आप देख सकते हैं ये I1 करंट वो क्या हो रहा है, सोलेनॉइड में फ्लो। अब एक टर्म एज्यूम करते हैं, 2 1 दो लेटर पहले आया तो 2 मतलब क्या है, सेकंड में हो रहा है, और 1 जो लिखा है वो किसके कारण हो रहा है, ये मतलब ये फ्लक्स है सेकंड का फर्स्ट के कारण। फर्स्ट के कारण क्यों, क्योंकि फर्स्ट सोलेनॉइड में अंदर क्या हो रहा है, करंट हम फ्लो करा रहे हैं। इस सोलेनॉइड में हम क्या किए, अपना करंट फ्लो करा रहे हैं I1 अंदर वाले। ठीक है,
तो हम क्या बोल सकते हैं, phi 21, तो phi 21 हम क्या लिखेंगे, फ्लक्स लिंक्ड विथ S2 कौन सा है हमारा, बाहर वाला, मतलब सेकंड सोलोनॉइड, फ्लक्स लिंक्ड विद सेकंड सोलोनॉइड। क्यों, क्योंकि फर्स्ट वाले के करंट के कारण क्या होगा, सेकंड वाले में क्या जाएगी, फील्ड जाएगी और उसका फ्लक्स है। या हम इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि सेकंड वाला जो सोलोनॉइड है इसी को बस माने और अंदर में एक रिंग रखी हुई है, उससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है ये चीज मानेंगे। क्योंकि जो अगला फर्स्ट वाला भी सोलोनॉइड है वो सेकंड के अंदर ही रखा हुआ है, तो इसके अंदर की भी जो फील्ड होगी वो एक प्रकार से सेकंड की भी हम बोल सकते हैं। तो phi 21 क्या होगा, फ्लक्स लिंक्ड विद S2 ऑन पासिंग current I1 first linked with S2, ठीक है, ड्यू टू करंट I1 लिख देते, फ्लक्स लिंक्ड विथ S2 ड्यू टू करंट इन S1। सेकेंड फर्स्ट वाले सोलोनॉइड में करंट के कारण सेकेंड वाले सोलोनॉइड का क्या है, ये फ्लक्स है, तो 2 का फ्लक्स फर्स्ट के करंट के कारण, सही तरीके से देखा जाए तो इसको यदि कोई बोल सकता है, किसी को डाउट हो सकता है कि सोलोनॉइड के तो अंदर ही बस मैग्नेटिक फील्ड रहती है, उसके बाहर नहीं जाती है, बट ये जो फर्स्ट वाला भी है वो क्या है, सेकंड वाले के पूरा अंदर है, तो इसके अंदर जो भी फ्लक्स जनरेट हो रहा होगा वो इसको तो थोड़ा सा इफेक्ट करेगा ही करेगा। या हमने एक ऐसा क्वेश्चन बनाया है कि एक सोलोनॉइड के अंदर एक मेटेलिक वो रखा रहता है, रिंग रखे रहता है, और उस रिंग से कितना फ्लक्स पास हो रहा है ये कैलकुलेट करो, ऐसा हमने प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन बनाया। तो सेम चीज आप वही इमेजिन कर सकते हैं कि इसके अंदर जो भी फ्लक्स डेवलप होगा वो एक प्रकार से ओवरऑल S2 के अंदर है, इसलिए ऐसा। एनसीईआरटी में देखेंगे तो एनसीईआरटी वाली बुक ऐसा बोलती है कि हम क्या कर सकते हैं, बाहर के कारण अंदर वाले का पहले निकालते हैं, क्योंकि अंदर वाले के कारण बाहर वाले का निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। एनसीईआरटी बोलती है, सही बात भी है, ये कोई दिक्कत नहीं, बट हम समझने के लिए कैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या आएगा, लगभग सेम ही आएगा, भले दोनों का रेडियस अलग अलग है मगर वो मैटर नहीं करेगा यहां, ठीक है। तो 2-1 क्या हो गया, सेकंड वाले को सोलोनॉइड का क्या हो गया, फ्लक्स हो गया, किसके कारण, फर्स्ट वाला जो अंदर वाला सोलोनॉइड है उसमें जो करंट है उसके कारण, ठीक है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि जो phi 21 है, मतलब सोलोनॉइड सेकंड में जो फ्लक्स है फर्स्ट के करंट के कारण, वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, I1 के। बोल सकते हैं ऐसा, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो I1 करंट सोलोनॉइड में फर्स्ट वाले अंदर वाले सोलोनॉइड में जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और उतना ज्यादा क्या होगा, वो S2 का फ्लक्स होगा, एक प्रकार का उसका फ्लक्स लिंक्ड बोलेंगे या फ्लक्स लिंकेज बोलेंगे। तो ये दोनों क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, जितनी इसकी वैल्यू ज्यादा होगी उतना ही क्या होगा, सेकंड का फ्लक्स लिंकेज होगा। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए क्या करेंगे, हम एक कांस्टेंट यूज करेंगे, और वही कांस्टेंट क्या होगा, हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। तो डायग्राम को अभी भी दिमाग में रखते हैं और आगे देखते जाएंगे। तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा phi 21 होगा, फ्लक्स लिंकेज सेकेंड सोलोनॉइड का फर्स्ट में करंट के कारण, जिसके बराबर होगा हमारा M म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब यहां पे हम कैसे लिखेंगे, M21, M21 मतलब क्या, सेकेंड फर्स्ट के कारण, M21 I1 के प्रोपोर्शनल तो था ही ये चीज, तो यहां पे हमने क्या किया, कांस्टेंट यूज किया, और वो कांस्टेंट क्या है, M21 लिखे, जैसा यहां पे है सेम वैसे ही हम क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं ये M21 क्या बताएगा हमें, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्टेंस बोल देते हैं, क्योंकि जब कोफिशिएंट बोलते हैं तो इंडक्टेंस बोलते हैं, और सिर्फ बोलेंगे ऑफ 2 सोलोनॉइड्स, दोनों का रहता है जैसे हमने पहले देखा है, ऑफ 2 सोलोनॉइड्स। M21 क्यों लिखेंगे, क्योंकि जो सेकंड में हम फ्लक्स देख रहे हैं फर्स्ट के कारण, तो 2 और 1 सेम वैसा ही सब्सक्रिप्ट हम क्या करेंगे, इसमें भी लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, करंट अब हम क्या करेंगे देखते हैं। अब करंट को हम क्या करेंगे, हल्का सा वेरी करते हैं पहले वाले सोलोनॉइड में। फर्स्ट, व्हेन करंट इज passed through
S1 मतलब कौन सा, अंदर वाला सोलोनॉइड हमारा। व्हेन करंट इज पास थ्रू S1 एंड EMF is induced in solenoid S2। इसको यहां हम ऐसे समझ लें कि जैसे ही उसमें करंट फ्लो करना चालू हुआ तो फ्लक्स चेंज हो गया उसका, तो सोलोनॉइड S2 में क्या हो जाएगी, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। करंट के कैसे भी ग्रोथ को, डीके को, वो सबको अपोज करता है इंड्यूस ईएमएफ। तो क्या होगा, जैसे ही करंट पास होना चालू हुआ S1 में, तो S2 में क्या हो जाएगा, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड, पहले हम S1 के अंदर वाले की मैग्नेटिक फील्ड देख लेते। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड solenoid S1 on passing current magnetic field produced inside solenoid S1 on passing current I1 इस, देखते हैं कितनी होगी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, और क्या होती है सोलोनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड, तो हम निकाल चुके हैं, B1 से डिनोट कर देते, μ0 N1 I1 यही प्रोड्यूस होगी अंदर उसके, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है यही फॉर्मूला हम क्या करते हैं, हर बार निकालते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम इसी फील्ड के कारण जो फ्लक्स जाएगा सेकंड वाले में, बाहर वाले में, उसका हम फ्लक्स लिंकेज देखते हैं, क्योंकि उसमें क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है यहां पे। तो हम क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स linked with each turn of S2 वाले सोलोनॉइड का हर एक टर्म का फ्लक्स लिंकेज, और S2 कौन सा वाला है, आउटसाइड वाला है, बाहर वाला, तो वो किसके बराबर होगा, इक्वल टू B1 जो क्या हो रही है, अंदर वाले के कारण फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, और इनटू एरिया किसका, अंदर वाले का, ये क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ S1, यही फ्लक्स लिंक्ड होगा किसके साथ, S2 के साथ, बाहर वाले के साथ। जो क्यों, कैसे होगा, क्योंकि अंदर वाला प्रोड्यूस कर रहा है तो उसी की फील्ड बाहर वाले के साथ लिंक होगी, तो B1 इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ S1। थीटा यहां पे हम दोनों कोएक्सियल है, तो इसलिए हम यहां पे मान ले रहे हैं कि थीटा क्या है, 0 डिग्री, थीटा हम यहां पे 0 डिग्री मान ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है, कोएक्सियल है, इसलिए हम थीटा 0 डिग्री मान ले रहे हैं। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हो गया। तो यदि अब हम यहां से देखें तो S2 हमारा कितना हो जाएगा, S2 का जो भी फ्लक्स लिंकेज है, S2 का आउटसाइड वो क्या हो जाएगा, B1 A हो जाएगा। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स linked with S2 और S2 कौन सा है हमारा, आउटसाइड वाला, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद S2। तो ये हम कैसे निकालेंगे, हम उसको देंगे phi21 से ही डिनोट कर रहे थे। ठीक है, phi21 से ही हम उसको क्या कर रहे थे, डिनोट कर रहे थे, तो वो क्या हो जाएगा, phi21 क्या हो जाएगा हमारा, B1 A अंदर के कारण फील्ड, और इनटू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स, और L क्या हो जाएगी, उसकी लेंथ, एक प्रकार का ये एरिया हो गया उसका, मतलब N2 और L क्या हो गया, उसकी नंबर ऑफ टर्न्स हो गया पर यूनिट लेंथ।
ठीक है, तो सिर्फ एन भी ले लें तो इस कैपिटल एन बाई एल तो आएगा, तो एल एल क्या हो जाएगा हमारा, कैंसल आउट हो जाएगा। एल क्या है यहाँ पे, लेंथ हमारी। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहां पे B1 की वैल्यू पुट करते हैं। B1 की वैल्यू क्या आई थी हमारी, μ0 N1 I1, यही वैल्यू थी। ठीक है, इनटू बाहर क्या है, N2 L, यही है हमारी टर्म। तो 512 की पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 521 इक्वल टू μ0 N1 N2 A। एक और टर्म हमें मिस कर दिए, ऊपर में A भी होगा, इंटू A, N1 N2 A I1 और L, ये क्या हो गई 512, मतलब फ्लक्स लिंकेज सेकंड का उसके साथ। इसी को हम क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे किसके साथ, जो हमारी पुरानी रिलेशन आई थी। क्या 521 इक्वल टू क्या आया था, M21 I1, यही हमारा रिलेशन आया था। तो इसके साथ हम क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो सिर्फ I1 छूटेगा, बाकी सब चीज क्या आ जाएगी, म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा दोनों का। M21 क्या आ जाएगा, μ0 N1 N2 और AL, बस I1 ही छूटेगा। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा M21, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, μ0 N1 N2 AL, ये आ गया हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस का रिलेशन। इसको हम क्या मान लेते हैं, अपनी इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ऐसी हम क्या कर सकते हैं, दूसरे के लिए भी निकाल सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। सिमिलरली जब हम क्या करेंगे, बाहर वाले में करंट पास कराएंगे, व्हेन करंट इज पास्ड, करंट पास करेंगे हम किसमें, S2 में, जो क्या है आउटसाइड वाला है, बाहर वाला है, एंड इंड्यूस EMF is produced in S1। अब S1 में प्रोड्यूस होगी अंदर वाले में, तो यहां से क्या आएगा, अब इसको कैसे लिखेंगे हम, M12 लिखेंगे, और उसकी वैल्यू क्या आएगी, सेम यही वैल्यू आएगी, μ0 N1 N2 बाई AL। अब क्या हो रहा है, यहां पे एरिया दोनों का अलग हो रहा है, तो किसी को डाउट हो सकता है कि दोनों का रेडियस तो अलग है, तो एरिया अलग अलग ना हो, बट यही हम कंसिडरेशन लेके चलते हैं कि एरिया एक ही का लेंगे, किसी का भी ले सकते हैं, जो हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा उसी का एरिया लेंगे आप, क्योंकि एरिया अलग अलग नहीं कर सकते हैं आप, ये चीज कंसिडरेशन रहती है आप। ठीक है, तो यहां से क्या है, दोनों लगभग सेम ही आया रिलेशन, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि दोनों का रिलेशन सेम है। तो यदि M बोले तो म्यूचुअल इंडक्शन बोले M12 इक्वल टू हम बोल सकते हैं M21 इक्वल टू M, ये चीज आ गई, मतलब क्या है, दोनों सेम है, तो हम बोल सकते हैं हेंस कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन between two long solenoid वो क्या हो जाएगा, M इज इक्वल टू μ0 N1 N2 A और L। तो ये आ जाएगा हमारा रिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कितने, दो लॉन्ग सोलोनॉइड्स का, यदि दोनों साथ में रहेंगे। ठीक है, अब इसी को हम क्या कर सकते हैं, एक और तरीके से लिख सकते हैं, N1 और N2 की यदि हम वैल्यू पुट कर दे, वो क्या रहता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट रहता है, तो N1 बाई L1 कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, M इक्वल टू μ0 N1 बाई L, दोनों की लेंथ तो सेम है, N2 बाई
L, और कौन कौन सी टर्म है यहां पे, एरिया की यदि वैल्यू भी पुट कर दे तो पाई R1 का स्क्वायर इंटू L, अंदर वाला एरिया ले रहे हैं, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा, क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, म्यू 0 N1, एरिया ही लिख देते अब, N2 A बाई, ये L L का स्क्वायर हो जाएगा तो एक L कैंसल आउट हो जाएगा, तो बाई आ जाएगा L। तो ये आ गया हमारा एक और म्यूचुअल इंडक्शन का रिलेशन, ठीक है। अब यहां पे क्या है, दो सोलोनॉइड ऐसे ही रखे हुए हैं, यदि इनको हम किसी कोर के ऊपर रख दें तो कोर क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगी। तो यदि हम एक मैग्नेटिक कोर यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, म्यू 0 के बदले क्या हो जाएगा, म्यू 0 म्यू आर। एक मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू की कोर हम यूज कर दें तो म्यू 0 म्यू आर N1 N2 A बाई L। ये क्या आ जाएगा, हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा यदि कोर यूज करते हैं, इफ कोर म्यू इज यूज्ड। म्यू क्या है हमारा, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो म्यू की वैल्यू क्या होती है, म्यू 0 म्यू आर होती है, तो यहां पे सिर्फ म्यू आएगा और म्यू 0 म्यू आर उसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब क्या करते हैं, इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल बनाते हैं। तो न्यूमेरिकल क्या होगा, इजी सॉल्व हो जाएगा। यदि ये नहीं समझ में भी आया तो भी हम क्या करेंगे, इसको एक बार और देख लेंगे और अच्छे से, दो सोलोनॉइड का म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में। व्हेन टू कॉइल्स व्हिच हैव म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ 10 हेनरी, दो कॉइल हैं जिन दोनों का म्यूचुअल इंडक्शन कितना है, 10 हेनरी का है। व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड, करंट इज in the primary coil is raised to 3 ampere within a time range of 1 millisecond, ठीक है। दोनों कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया है और एक कॉइल में क्या हो गया, करंट हमने बढ़ा दिया 3 एम्पियर और कितने रेंज में, 1 मिली सेकेंड में। कैलकुलेट द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दी सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल में कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी बताओ बोल रहा है, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको। क्या दिया हुआ है, हमें गिवन वैल्यूज देखते हैं। फर्स्ट दिया हुआ है हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस, कितना M दोनों कॉइल का, और उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 10 हेनरी, ओके। सेकंड क्या दिया है हमें, चेंज इन करंट बताया है, चेंज इन करंट, मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं, DI बोल सकते हैं, बिल्कुल। और वो कितने का दिया हुआ है, 3 एम्पियर, ठीक है। और चेंज इन टाइम भी दिया है, चेंज इन टाइम मतलब क्या, DT, और वो कितना बोला है, 10 मिली सेकेंड, 1 मिली सेकेंड सॉरी। तो ये क्या हो जाएगा, 1 मतलब क्या, 10 टू द पावर -3, तो 10 टू द पावर -3 सेकेंड्स हमें ये चीज गिवन है, ठीक है। निकालना क्या है, सेकेंडरी कॉइल में कितनी ईएमएफ जनरेट हो जाएगी, दी करंट चेंज होगा प्राइमरी में। तो टू फाइंड क्या करना है, सेकेंडरी कॉइल की ईएमएफ मतलब E2, E2 क्या करना है हमें निकालना है, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, ये चीज हमें निकालना है, ठीक है। तो ईएमएफ की यदि हम बात करें जो सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस हो रही है, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू M DI बाई DT। और क्या हो रहा है, चेंज इन करंट, ठीक है। एक बार क्वेश्चन में देखते हैं कैसा करंट चेंज हो रहा है। व्हेन द करंट इन क्लोज, करंट इज प्राइमरी कॉइल इज रेज्ड, हाँ इंक्रीज हो रहा है इसलिए पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं यहां पे इंड्यूस ईएमएफ की। तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू M DI बाई DT, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया है हमें 10 हेनरी का, DI है हमारा 3 एम्पियर और DT कितना है, 10 टू द पावर -3। तो इंड्यूस ईएमएफ कितनी आ जाएगी, E इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 4 वोल्ट। ये आ गया हमारा आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन, बस वैल्यू रखना है और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सेम वही म्यूचुअल इंडक्टेंस जैसा ही रहता है, बस M के बदले, सेल्फ इंडक्टेंस जैसा ही रहता है, बस M के बदले L ले लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्या बोल रहा है, अ 1 मीटर लॉन्ग सोलोनॉइड विद डायमीटर 2 सेंटीमीटर, एक लेंथ दी है सोलोनॉइड की और उसका डायमीटर दिया है 2 सेंटीमीटर, एंड 2000 टन, 2000 टन है उसमें, हैज ए सेकेंडरी कॉइल ऑफ 100 टन, ठीक है, उसके अंदर एक क्या है, सेकेंडरी कॉइल भी है जिसमें 100 टन है, बाउंड क्लोजली नियर इट्स मिड पॉइंट, उसके एकदम मिड पॉइंट के पास वो अंदर वाला सेकेंडरी कॉइल है, जैसे अभी हमने डायग्राम में देखा। व्हाट विल बी दी म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन दी टू कॉइल, दोनों कॉइल के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा बताओ बोल रहा है, ठीक है। तो यहां पे भी सेम जो अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया वो यूज करेंगे, सॉल्व करते हैं। ओके देखते हैं वैल्यू क्या दिया हुआ है, पहले तो लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर और डायमीटर दिया हुआ है सोलोनॉइड का कितना 2 सेंटीमीटर। तो यहां से हम देखें तो रेडियस तो निकाल ही सकते हैं क्योंकि रेडियस यूज करना है, और वो कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, और यही वाला एरिया हम लेंगे 1 सेंटीमीटर, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं इसको 1 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है, N1 दिया है बाहर वाले का 2000 टन, और जो उसके मिड पॉइंट से क्लोज बाउंड है दूसरा सोलोनॉइड N2, उसका कितने टर्न्स है 1000 टर्न्स। ओके फाइंड क्या करना है हमें, यहां पे म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है दोनों सोलोनॉइड का। टू फाइंड क्या करना है यहां पे हमें म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या होगा हमारा फॉर्मूला, जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया है म्यूचुअल इंडक्शन इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन two coils is given by क्या m इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा यहां पे μ0 n1 n2 a बाई l, और एरिया कौन सा लेंगे जो हमें गिवन है यहाँ पे, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, μ0 की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू n1 कितना है हमारा 2000 इंटू 1000 और इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर कितना दिया है हमें 1 इंटू 10⁻⁻2 होल स्क्वायर, पूरे का डिवाइड में क्या हो जाएगा लेंथ कितनी दी हुई है 1 मीटर, तो पूरा डिवाइड में हो जाएगा 1, तो यहां से आ जाएगा हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 78.9 इंटू 10⁻⁻5 हेनरी आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है ओके अब क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसमें क्या करना पड़ेगा हल्का सा हमें डिराइव करना पड़ेगा, डिराइव और थोड़ी सी वैल्यू आएगी। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, आ सर्कुलर कॉइल वायर लूप ऑफ रेडियस आर, एक क्या है कॉइल वायर लूप है जिसका रेडियस क्या है आर है, इज प्लेस्ड इन दी एक्स वाई प्लेन सेंटर एट दी ओरिजिन ओ। क्या बोल रहा है, इसमें एक ऐसा कॉइल दिया हुआ है जो क्या हो गया एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है, ठीक है, मतलब नॉर्मल ऐसे रखा हुआ है एक प्लेन में जिसका ओरिजिन क्या है ओ है। आ स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए, जो ए क्या है बहुत बड़ा है उसके रेडियस से, हैविंग टू टर्न्स इज प्लेस्ड इन इट सेंटर एट z इज इक्वल टू √3/r। मतलब क्या है यहां पे एक ठो कॉइल रखा हुआ है ऐसे जो क्या है एक क्यूब है और इसका डायमेंशन क्या है a, इसका डायमेंशन a है, और यहां से जो इसका डिस्टेंस है वो क्या है √3r, ठीक है, और ये क्या है हमारा r डिस्टेंस है। ऐसा क्या दिया हुआ है डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, as shown in the figure दी हुई है, the plane of the square loop makes an angle 45 degree with the respect to the z axis। और ये क्या है हल्का सा एंगल बना रहा है यहां पे कितना 45 डिग्री का।
जो उसके लूप के साथ 45 डिग्री का वो क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है। अच्छे से डायग्राम बनाएंगे रिस्पेक्ट टू दी जेड एक्सिस। इफ म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन द लूप इज गिवन बाय, एक रिलेशन दिया है म्यू 0 ए स्क्वायर पूरे के डिवाइड बाय 2 पी की पावर 2 आर, पी की 2 की पावर पी बाई 2 आर डैश, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। यहां पे ये जो पी है इस रिलेशन में उसकी वैल्यू निकालनी, तो हमें पहले डिराइव करना पड़ेगा म्यूचुअल इंडक्टेंस, फिर उस रिलेशन को इसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा, तो हमें पी मिल जाएगा कि ये जो पी पूछ रहा है उस पी की वैल्यू कितनी है, जो 2 की पावर में पी बाई 2 है उसकी वैल्यू क्या है। ऐसा डायग्राम हमें क्वेश्चन में गिवन। ठीक है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले हम देखते हैं कि कैसा इसमें डायग्राम गिवन है। तो कैसा दिया हुआ है, एक ठोक हमारा ऐसा लूप है ये, और ये लूप क्या है, एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है। तो एक्सिस तो हम कैसे भी ले सकते हैं, ये एक्स वाई हो गया हमारा, और इसको हम मान लेते हैं अपना एक्स। कुछ भी ले सकते हैं, एक्सिस बस एक्स वाई प्लेन है तो कहीं से भी उसको ले सकते हैं। ठीक है, इस लूप का क्या है, रेडियस है आर, ये लूप का एक रेडियस है आर, और इसके एक्सिस में एक ठोक स्क्वायर रखा हुआ है, ये इसका एक्सिस, और एक्सिस में क्या है, एक ठोक स्क्वायर रखा हुआ है जो क्या है 45 डिग्री टिल्टेड है इसके एक्सिस से। ये एंगल कितना है 45 डिग्री, और ये जो स्क्वायर है इसका जो साइड है वो क्या है ए, एक साइड है, मतलब यदि इसका एरिया देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ये है हमारा ओरिजिन ओ, और यहां से इसके सेंटर से लेके यहां तक का डिस्टेंस दिया हुआ है हमारा जेड एक्सिस में √3 आर। ठीक है, और बोला है म्यूचुअल इंडक्शन का क्या रिलेशन दिया है क्वेश्चन में, m इज इक्वल टू म्यू 0 ए स्क्वायर बाई 2 की पावर p बाई 2 और r डैश, ये दिया हुआ है यहां पे। ठीक है, r दिया हुआ है, r डैश का कोई सिग्निफिकेंस है क्या, ठीक है नहीं है, तो ऐसे ही ले लेते r, ये हमें दिया हुआ है। और कुछ गिवन है, और एक चीज यहां पे ये गिवन है कि ये जो स्क्वायर लूप है इसमें 2 टर्न्स है, तो यदि हम बोले नंबर ऑफ टर्न्स स्क्वायर लूप के, तो वो कितने हैं, 2 टर्न्स है। इतना इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है, अब हमें निकालने बोला है, निकालो। ठीक है, तो यदि हम क्या करेंगे, करंट पास कराएंगे नीचे वाले लूप में, तो हम देखते हैं इफ I current flows through the circular loop, यदि I करंट फ्लो होता है सर्कुलर लूप में, then magnetic field at the location, इसमें हम क्या करेंगे, एक जो डेरिवेशन हमने डिराइव किया था कि एक सर्कुलर कॉइल के एक्सियल पॉइंट में यदि हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, वो एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे, यहां पे यूज करेंगे। लोकेशन ऑफ, एट द लोकेशन ऑफ स्क्वायर लूप इज, इसको हमने क्या किया, प्रीवियस क्लास में डिराइव किया है, 4th या 3rd चैप्टर, 4th और 5th चैप्टर में। तो क्या हो जाएगा वो, B इज इक्वल टू, क्या होता है इसका फॉर्मूला, म्यू 0 I आर स्क्वायर, ये रिलेशन याद रहेगा तभी ये क्वेश्चन बनेगा, बाई 2 ब्रैकेट में आर स्क्वायर, आर क्या रहता है, ये लूप का रेडियस, और जो एक्सियल लाइन में जो डिस्टेंस रहता है वो, तो यहां पे क्या है, एक प्रकार से ये जेड डिस्टेंस में, ऊपर वाला एक्सिस क्या है, जेड एक्सिस है, ये वाला एक्सिस क्या है, जेड है, तो हम क्या लेंगे, एक्सियल लाइन में जो डिस्टेंस होता है उसको वहां पे रखते हैं आर के साथ, तो क्या हो जाएगा वो, आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो एक्सियल लाइन का डिस्टेंस रहता है उसको रखते हैं, और पूरे की पावर क्या होती है, 3/2। हमने क्या किया, ऑलरेडी इसको एक बार डिराइव किया है प्रीवियस एक्सप्रेशन में। ये क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है, एक सर्कुलर लूप है उसके एक एक्सियल लाइन में एक पॉइंट पे जो कुछ डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा, और हमें क्या दिया है, जेड की वैल्यू दी है, जेड इज इक्वल टू क्या है, √3r है, ये वैल्यू हमें गिवन है, तो जेड की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहां पे पुट कर देंगे। ठीक है, पुट करते हैं,
तो मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन क्या आ जाएगा हमारा, B इज इक्वल टू म्यू 0 I R स्क्वायर डिवाइड बाय, बाहर 2 भी रहता है, हाँ 2 है बिल्कुल, ठीक है, 2 ब्रैकेट में R स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या है, √3R, और पूरे की पावर क्या है, 3/2, ठीक है। अब इसको थोड़ा थोड़ा करके सॉल्व करते हैं, थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, म्यू 0 I R स्क्वायर डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट में R स्क्वायर, और यहां पे क्या करेंगे, इसका भी तो स्क्वायर रहता ही है, Z भी क्या रहता है, स्क्वायर रहता है, Z का भी स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये जो 3R है, ये 3R का भी क्या होगा, स्क्वायर होगा, ये 3R का भी क्या होगा, स्क्वायर होगा, क्योंकि R स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर रहता है, तो 3R का भी स्क्वायर होगा। अब ये 3R का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, +3R स्क्वायर, क्योंकि √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ओके। तो ये √3 से तो बाहर निकल गया, चलो 3 रहता है, √3 रहता है, ज्यादा टेंशन रहता है, 3R स्क्वायर हो गया, और पूरे की पावर क्या हो गई, 3/2, ठीक है। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, अब यदि 3R स्क्वायर और R स्क्वायर को हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4R स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या आएगा हमारा रिलेशन, म्यू 0 I R स्क्वायर, बाहर 2 है, अंदर क्या हो जाएगा, 4R स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा रिलेशन। आगे देखते हैं, अब क्या करेंगे, 3/2 है, ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, अंदर दे देंगे। अब ये 3/2 का अंदर देंगे तो R स्क्वायर है तो 2 कट जाएगा तो R क्यूब रहेगा, 4 के पास देंगे तो 4 का पहले रूट करेंगे तो वो 2 हो जाएगा, और 2 का क्यूब करेंगे तो वो 8 हो जाएगा, तो अंदर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा रिलेशन, B इज इक्वल टू, ऊपर वाली टर्म को क्या करते हैं, अभी सेम ही रखते हैं, म्यू 0 I R स्क्वायर, बाहर 2 है ही, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 8R क्यूब, यही वाला टर्म आएगा, बिल्कुल ठीक है। अब यहां से देखते हैं तो ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया है, तो ये क्यूब हट जाएगा और ये पूरा स्क्वायर कट जाएगा इससे, क्यों, एक R बचा, ओके। अब नेक्स्ट रिलेशन क्या आ जाएगा हमारा, और 8 और 2 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू 0 I बाई 16R, ये आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट चीज अब हमें क्या यूज करनी है, ये आ गया। अब टोटल फ्लक्स देखते हैं स्क्वायर लूप से, नाउ टोटल फ्लक्स जो स्क्वायर लूप में जा रहा होगा, टोटल फ्लक्स थ्रू स्क्वायर लूप, क्योंकि ये तो फील्ड पता चल गई हमें, अब उसका एरिया लेना पड़ेगा तो समझ में आएगा कि उससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है उस रिंग के कारण, तो टोटल फ्लक्स थ्रू दी स्क्वायर लूप इज, वो कैसे निकलेगा, फाई इक्वल टू, फ्लक्स कैसे निकालते हैं हम, एन बी ए कॉस थीटा, एन हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, 2 है उसमें, मैग्नेटिक फील्ड, स्क्वायर लूप का एरिया और कॉस थीटा, यही होता है फ्लक्स का फॉर्मूला, जो बेसिक फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहां पे वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू, जो इस स्क्वायर लूप से पास होगा, फील्ड किसकी जनरेट हो रही है, वो सर्कुलर कॉइल की, जो एक टर्न का ही है बस, ठीक है। तो जो स्क्वायर लूप है उससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है, या एक प्रकार का उसका फ्लक्स लिंकेज बोले तो उसके 2 टर्न, नंबर ऑफ टर्न्स 2 हो गया, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आई हमारी, म्यू 0 I बाई 16R, यही आई है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, ओके, इनटू उसका एरिया। अब उसका एरिया क्या होगा, उसका साइड है, एक साइड है A, तो एरिया क्या होगा इसका, स्मॉल a का स्क्वायर, तो इसका एरिया हो गया स्मॉल a का स्क्वायर इनटू कॉस, और कितना एंगल वो है, वो 45 डिग्री पे है, कितने एंगल पे हो, 45 डिग्री पे है, थीटा वही है, तो कॉस थीटा की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, 45 डिग्री, तो कॉस 45 डिग्री, ठीक है। कॉस 45 डिग्री की वैल्यू देखें तो कितनी आ जाएगी, 1/√2, तो यहां से फाई हमारा कितना आ जाएगा, फ्लक्स की पूरी वैल्यू आ जाएगी, फाई इक्वल टू आएगा म्यू 0 I, और ये तो बस 8 कटेगा, I A स्क्वायर
ठीक है, ऊपर वाली टर्म पूरी आ गई, 2 और 16 कट गया तो 8r और cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी इंटू √2, 1/√2 होती है इसकी वैल्यू, ये आ जाएगा 1/√2। ठीक है, अब देखते हैं हम म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस E इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला हमारा, M di/dt। ठीक है, ये हो गई वैल्यू। ओके, अब यहां पे E क्या होगा हमारा, E की यदि वैल्यू पुट करें तो E क्या होता है, एक प्रकार से चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट टाइम होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, तो d∅dt होता है, इक्वल टू क्या हो जाएगा M di/dt। यहां पे थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है क्वेश्चन में। ओके, तो अब यहां से देखें दोनों के नीचे dt है, तो दोनों का dt हम क्या कर देते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं, तभी क्या बनेगा, एक नए टाइप का रिलेशन बनेगा। तो क्या रिलेशन बना हमारा, क्या आया, d∅ इक्वल टू m di, क्योंकि दोनों के नीचे का dt हमने क्या कर दिया, कैंसल आउट कर दिया, m di। ऐसी लगभग एक प्रकार का रिलेशन भी बनता ही है हमारा, phi इज इक्वल टू m i di हो गया। ओके, अब यहां से हम देखें कि एक ही बार का फ्लक्स है, तो यहां पे हम कैसे लिख सकते हैं, m जो होगा उसको हम बोल सकते हैं phi बाई i, ऐसा हम क्या कर लेंगे, कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि वो एक ही बार जा रहा है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, यहां चेंज नहीं हो रहा है, बस एक ही बार जो जा रहा है वो जा रहा है, तो इसलिए d वाला टर्म को हम क्या ले लेंगे, नहीं लेंगे यहां, तो क्या हो जाएगा, m phi बाई i हो जाएगा। अब यहां पे phi और i की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो phi क्या आया है हमारा, μ0 i a² बाई 8r इंटू √2, और एक और क्या रहेगा नीचे में, जो ये i है वो आएगा मल्टीप्लाई में इंटू i, जो रिलेशन था जैसा क्वेश्चन में दिया है वैसा ही रिलेशन आ गया लगभग, m इज इक्वल टू μ0 a² बाई, यहां पे क्या आ रहा है 8 और √2 को हम ले लेंगे एक साथ, तो 8 √2 r, μ0 a² 8 √2 r, यही एक्सप्रेशन आ रहा है। और हम देखें तो क्वेश्चन में भी हमें क्या दिया हुआ है, सेम यही एक्सप्रेशन दिया हुआ है। गिवन में देखें तो देखिए μ0 a² 2 की पावर p/2 r, मतलब अब हमें ये 2 p/2 को इक्वेट करना पड़ेगा 8 √2 से, तो हमें समझ आ जाएगा कि p की वैल्यू क्या है। यही है, उस जगह में पूरा 8 √2 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा। अब इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, मतलब मेन क्या है, 2 की पावर p/2 को हमें इक्वेट करना पड़ेगा, ये बराबर ही है किसके, 8 √2 के, तो हमें देखना पड़ेगा कि p कितना होगा। ठीक है, अब यहां से क्या करते हैं, ये जो बाई 1/2 है, p की पावर 1/2 है, तो इसको हम ले लेते हैं √2 की पावर p ले लेते हैं, इक्वल टू 8 √2, मतलब √2 को कितने बार करेंगे ताकि वो 8 √2 आ जाए, तो ओरिजिनली कितने बार करना चाहिए, 7 बार करेंगे तो आ जाएगा। बट इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करके देखते हैं। √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.41, √2 और √3 की वैल्यू तो याद रखनी चाहिए। तो जब इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे ओवरऑल, तो इसकी पूरी वैल्यू कितनी आ रही है, 11.31, क्या आ रही है, इसकी पूरी वैल्यू आती है 8 √2 की वैल्यू। अब हमें देखना है कि इधर की वैल्यू 11.31 कैसे आएगी, तो यहां पे हम क्या करते हैं, इस √2 को देखते हैं कितने बार ले, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा 8 इंटू √2, इतना करेंगे तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, 11.31 की वैल्यू होगी। ये वैल्यू को हम 2 के टर्म में देख रहे हैं, √2 का 3 बार और ये, ठीक है। अब ये 2 को भी हम √2 लिख सकते हैं, तो इंटू √2 मतलब कितना हो जाएगा, ये 2 1 हो गया, फिर ये 2 1 2 2 4 2 6 हो गया, और ये 1 वाला √2, तो ये होगा इक्वल टू 11.31 के बराबर। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा, तो इसका मतलब √2 की पावर 7 होगी, तो वो 8 √2 आ जाएगा। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। मतलब यदि √2 की पावर क्या हुई, 7 हुई, तो वो बराबर हो जाएगा हमारा 11.31 के। अब √2 हटा देते हैं, 2 की पावर क्या हो जाएगी, 7/2, मतलब आंसर क्या आया, जो p है, जो यहां पे रिलेशन में पूछा है हमें, ये जो कहां गया p हमारा, ये जो p है इसकी वैल्यू क्या होगी,
7 होगी। तो यही क्या हो गया आंसर हमारा, P की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। तो और भी बहुत सारे तरीके होंगे इसको सॉल्व करने के, बट ऐसे हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ म्यूचुअल इंडक्शन का लेक्चर। इसी के बाद नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो क्या होगा, हमारा एसी जनरेटर का होगा। यदि किसी को डाउट होता है वो सोलोनॉइड वाले में, थोड़ा सा उसमें लगा कि कुछ चीज मिस हो रही है दो कोएक्सियल सोलोनॉइड के बीच में, तो उसको हम फिर से एक बार देखेंगे जरूर। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।